हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी की सीरीज में जो है आज अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले जो है हम लोग प्रस्तावना, संविधान सभा, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इन सब के बारे में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन सब के बारे में जो हम लोग पढ़ चुके हैं। और कोशिश मैं ये कर रही हूँ दोस्तों कि जो दिसंबर का जो महीना है, यह जो है दिसंबर के महीने तक जो है पॉलिटी की यानी जो भी टॉपिक्स है जिनसे प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में बनते हैं, पूछे जाते हैं, उन सारे टॉपिक्स को मैं कवर कर लूँ, क्लियर कर दूँ, ताकि जो जनवरी का महीना है मैं कोशिश करूँगी कि ज्योग्राफी स्टार्ट करूँ। तो इसलिए पॉलिटी के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायालय, विधायिका, कार्यपालिका, इन सबको मैं कंटिन्यू यानी 1 बाय 1 जो है बताती चली जाऊँगी। यानी दिसंबर में इस पॉलिटी के सीरीज़ को मैं लगभग ख़त्म करने का प्रयास कर रही हूँ। तो आप लोग भी बिल्कुल लगे रहिए, मेरा साथ दीजिए, और हम लोग यानी आप और हम मिलकर के पॉलिटी को इस दिसंबर में ख़त्म ही कर देंगे। तो आज जो है हम लोग अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि अनुसूचियों से जोड़ करके जो अक्सर प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं। यानी प्रीवियस ईयर्स के अगर क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको इनसे प्रश्न मिल जाएंगे, यानी इनसे प्रश्न बनते हैं। तो हम लोग जो है अनुसूचियों के बारे में आज मूल रूप से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर हम लोग अनुसूचियों की बात करें तो भारतीय संविधान में जो है भी आपको कुल जो है 12 अनुसूचियां हैं। और जो कि यानी मूल संविधान की अगर हम लोग बात करें तो मूल संविधान में मात्र 8 अनुसूचियां हैं। और ये जो 4 अनुसूची है दोस्तों, यह जो है आपका यानी कि संविधान संशोधन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। यानी 4 जो अनुसूचियां हैं 4 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। यानी 4 अलग अलग संशोधनों के द्वारा जो है बाद में यह 4 अनुसूचियां भारतीय संविधान में जोड़ा गया। यानी मूल संविधान में जो है 4 अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियां हैं, और 4 अनुसूचियां जो है दोस्तों किसी न किसी अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। यानी हमारा भारतीय संविधान जब आपको 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उस समय जो है अनुसूचियों की संख्या 8 थी। और उसके बाद जो 4 अनुसूचियां जो है अलग अलग अमेंडमेंट, अलग अलग संशोधनों के द्वारा यानी कि जोड़ा गया। मीन्स अमेंडमेंट के या संशोधनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है दोस्तों? तो ये जो अमेंडमेंट या संशोधन होते हैं दोस्तों, तो ये एक तरह से कह सकते हैं वक्त की मांग होती है। यानी जनता की ज़रूरतों, उनकी आवश्यकताओं के आधार पर जो है इस संविधान में अलग अलग सालों में अलग अलग संशोधन हुए हैं, और संविधान में जो है अलग अलग आपके आर्टिकल्स जोड़े गए हैं। तो आपके जो 4 अनुसूची है यह संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो हम लोग देखेंगे आगे। यानी पहले हम लोग जो है मूल संविधान के जो 8 अनुसूचियां हैं इनको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो संशोधन के द्वारा 4 अनुसूची जोड़ा गया, किस साल यह जोड़ा गया, कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इन सबको जो हम लोग बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले जो हम लोग दोस्तों पहली जो अनुसूची है उसको जानेंगे। तो पहली अनुसूची की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो उसमें इसमें जो है केंद्र, राज्य और जो यूटीज है, यानी जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, उनके बारे में जिक्र किया गया। मीन्स एक तरह से इसको कह सकते हैं, जैसे अगर हम लोग किसी बुक को पढ़ते हैं तो उसका जो पहला पन्ना है उससे आपको अंदाज़ा लग जाता है कि आगे बुक में यानी उस बुक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उस बुक में क्या चीज़ के बारे में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से जो पहली अनुसूची है दोस्तों, इससे पता चल जाएगा कि आपका भारत क्या है, भारत की व्यवस्था क्या है, इसके कितने राज्य है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है। क्योंकि पहली अनुसूची में जो है केंद्र के बारे में, राज्य के बारे में और उसकी जो केंद्र शासित प्रदेश है उन सब के बारे में जिक्र किया गया है। तो पहली जो अनुसूची है बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको याद करने में मुश्किल हो, बिल्कुल सिंपली आप इसको याद कर सकते हैं। तो पहले जो है सूची उसमें केंद्र, राज्य और आपका ये केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र किया गया। यानी पहली अनुसूची में जो है दोस्तों केंद्र, राज्य और उसके जो केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भारत की जो है एक संक्षिप्त जानकारी आपको पहली अनुसूची के द्वारा मिलती है। अगर कोई विदेशी नागरिक भी अगर हमारी पहली अनुसूची को देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि भारत क्या है, भारत में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी शासन व्यवस्था किस प्रकार की है। तो ये हो गई पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो दूसरी अनुसूची में जो है वेतन,
वेतन और भत्ते का जिक्र किया गया है। तो वेतन और भत्ते दोस्तों, किनके वेतन और भत्ते की जिक्र किया गया है? मीन्स आपके वेतन और मेरे वेतन का जिक्र तो नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, जो राष्ट्र के यानी जो हमारे देश के जो उच्च पदाधिकारी है, जो उच्च पदों पर बैठे लोग हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आपका मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, उन सब के वेतन और भत्तों का जिक्र जो है दूसरी अनुसूची में किया गया है। तीसरी अनुसूची की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो तीसरी अनुसूची में जो है शपथ का जिक्र किया गया है। शपथ यानी जो जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज है, सीजीआई है, चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष है, आपके यानी जो भी उच्च पदों पर स्थापित जो लोग हैं, जिनके वेतन और भत्तों का हमने यहाँ जिक्र किया है, एमएलए, एमपीज है, जो लोकसभा के, राज्यसभा के चुन करके सदस्य जाते, उन सब का जब वह पद ग्रहण करते हैं, तो उन पदों को जो ग्रहण करने समय उन्हें जो शपथ दिलाई जाती है, तो किनके द्वारा उनका शपथ निर्धारण होता है, किनके द्वारा उनको शपथ दिलवाया जाता है, इस शपथ के बारे में जो है इस तीसरी अनुसूची में जिक्र किया गया। यानी कौन लोग किनके द्वारा शपथ लेंगे और किनके द्वारा शपथ दिलाया जाएगा, इस चीज का जो जिक्र है आपका तीसरी अनुसूची में किया गया। तो पहली अनुसूची केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जानकारी दी गई है दोस्तों। दूसरी में वेतन और भत्तों से संबंधित, और तीसरी जो है शपथ से संबंधित बातों को रखा गया। चौथी जो अनुसूची है दोस्तों, वह है राज्य के प्रतिनिधित्व से संबंधित। प्रतिनिधित्व राज्यसभा दोस्तों, राज्यसभा। तो ये जो चौथी अनुसूची है दोस्तों, यह राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात करता है, यानी इसमें जिक्र किया गया है राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का। मीन्स कि जो भी हम लोग राज्यसभा में जो सदस्य देखते हैं, वो राज्यसभा में सदस्य अलग अलग राज्यों से निर्धारित होकर के आते हैं। तो वो बस ऐसे ही नहीं कि कहीं से भी कुछ भी सदस्य उठ करके आ गए, राज्यसभा में बैठ गए, ऐसा नहीं है। हर स्टेट, हर राज्य का जो है अलग अलग जो है आपका राज्यसभा का सदस्य निर्धारित किया जा चुका है। उन्हीं निर्धारण के आधार पर, यानी उन्हीं अंकों, उन्हीं संख्याओं के आधार पर जो है यहाँ राज्यसभा में जो है अलग अलग राज्यों से जो है सदस्य चुन करके आते हैं और राज्यसभा का हिस्सा बनते हैं। तो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की बात कहाँ की गई है दोस्तों? तो यह जो है चौथी अनुसूची में की गई, यानी राज्यसभा में किस राज्य के कितने प्रतिनिधि बैठेंगे, इसका जिक्र आपको चौथी अनुसूची में की गई है। पांचवी जो अनुसूची है दोस्तों, वह है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो ये पांचवी जो अनुसूची है दोस्तों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी एससी और एसटी। तो दोस्तों ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्या है, पहले हम लोग इसको डीपली समझ लेते हैं, उसके बाद इसको समझना आसान हो जाएगा। दोस्तों अनुसूचित जाति की अगर हम लोग बात करें, यानी एससी की बात करें, तो इसमें वैसे लोग आते हैं दोस्तों जिनका जीवन यापन बिल्कुल आम इंसान की तरह होता है। मीन्स जैसे हम आप जी रहे हैं वैसे ये लोग जीते हैं, लेकिन अंतर सिर्फ ये होता है कि ये निचले तबके से आते हैं। मीन्स इनका बहुत ज़्यादा शोषण एक समय, यानी आज़ादी के टाइम, आज़ादी से पहले जो है बहुत ज़्यादा इनका शोषण होता था, अत्याचार इन पर होते थे। तो ये दबे कुचले वर्ग के लोग थे जिनके अधिकारों की रक्षा की लड़ाई जो है हम लोग जानते हैं, हमारे संविधान निर्माता जो है भीमराव अंबेडकर जी ने एक लंबे समय तक लड़ी थी। और उन्होंने जो है इन्हीं अनुसूचित जाति के अधिकारों को दिलवाया, और इसका इन्हीं अनुसूचित जाति या जनजाति के अधिकारों की जो है अधिकारों से संबंधित यह अनुसूची है। तो ये अनुसूचित जाति के जो लोग हैं दोस्तों, यानी एससी वाले लोग जो है, ये एक नॉर्मल इंसान ही है। मीन्स जैसे हम ग्राम शहरों में रहते हैं उसी प्रकार ये रहते हैं, हमारी तरह है। इनका भोजन, वेशभूषा, भाषा, रहन सहन, संस्कृति, कल्चर, सारा कुछ लगभग सेम ही होता है। बस अंतर यही होता है कि ये निचले तबके से आते हैं, ये शोषित वर्ग होते हैं। ये एक ना एक टाइम जो है दबे कुचले वर्ग थे, और इनको जो ऊपर उठाने के लिए ही जो आपको जो हम लोग जो
ये आरक्षण देखते हैं, वो सारा कुछ जो है बस इनके लिए इसी व्यवस्था के अंतर्गत किया गया। तो इनका जिक्र जो है यानी अनुसूची 5 में किया गया है। दूसरी जो है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी। तो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत ऐसे लोग आते हैं दोस्तों जो जंगलों में रहते हैं, यानी ये पहले जंगलों में रहते थे। इनका रहन सहन, इनका खान पान, इनका वेशभूषा, इनकी भाषा, इनका कल्चर, सारा कुछ जो है हम एक नॉर्मल यानी नागरिक से बिल्कुल अलग था। तो इनको क्या किया गया कि जंगलों से बाहर निकाला गया, इनको अधिकार दिया गया, इनके विकास का मार्ग को प्रशस्त किया गया। इन्हीं जनजाति और इन जाति यानी अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो अनुसूची है आपका, वह है आपका अनुसूची 5। तो ये हो गया अनुसूची 5, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित। छठी जो अनुसूची है दोस्तों, वह है आपका एसटी यानी अनुसूचित जनजाति। यानी ये 5वीं अनुसूची में तो अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों आ गए, किंतु छठी जो अनुसूची है यह सिर्फ अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। यानी जो जिनका रहन सहन, जिनका खान पान, जिनका वेशभूषा, जिनकी भाषा, जिनका रहने का स्थान तक अलग हो, वो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। और इस अनुसूची 6 में जो है इनके प्रशासन का ही जिक्र किया गया है। मूल रूप से इसमें 4 राज्यों का जिक्र किया गया है दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित ये अनुच्छेद जो है दोस्तों यानी एसटी से संबंधित अनुसूची है आपका छठी अनुसूची। इसमें जो है अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित जानकारी दी गई है, इनसे संबंधित यह अनुसूची है आपका छठी अनुसूची। इसके तहत यानी ये जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है दोस्तों, यह भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अगर भारत के नक्शे को हम लोग देखेंगे तो ये जो है आपका ये वाला पार्ट जो है दोस्तों, यहाँ जो है ये चारों राज्य आपका यहाँ पड़ता है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और इनके ही जो है संबंध में जो है आपको जानकारी अनुसूची 6 में दी गई है। तो अनुसूची 6 जो है दोस्तों आपका यानी इसको याद करना भी आसान है। जैसे कि हम लोग AM PM जानते हैं, तो यहाँ जो है AM PM कर दीजिए तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ मिजोरम होगा, मणिपुर नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम्स के टाइम होता क्या है दोस्तों कि आप पढ़ के तो जाओगे, लेकिन वहाँ पर जब ऑप्शन आपके सामने आ जाता है तो वहाँ कन्फ्यूज़न होता है। तो यहाँ मणिपुर M से मणिपुर नहीं बल्कि मिजोरम है। अगर भाषा की हम लोग बात करते हैं तो मणिपुरी भाषा को मान्यता दी गई है, हम लोग 8वीं अनुसूची में आगे पढ़ेंगे। किंतु राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ मिजोरम यानी A से असम हो गया, M से मेघालय हो गया, T से त्रिपुरा हो गया, M से मिजोरम हो गया। तो ये चारों राज्य जो है अनुसूचित जनजाति से संबंधित है और इसका जो जिक्र है दोस्तों छठी अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 7वीं अनुसूची जो है दोस्तों शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। शक्तियों के विभाजन। तो ये 7वीं अनुसूची जो है दोस्तों शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। तो शक्तियों का विभाजन मीन्स किन की शक्तियों का विभाजन, यानी किन की शक्तियों का विभाजन का जिक्र जो है अनुसूची 7 में की गई है। तो दोस्तों यहाँ मैं बता दूं कि यहाँ जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी हम लोग जानते हैं कि केंद्र में अलग सरकार है, राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं। तो इन दोनों सरकारों के शक्तियों के पृथक्करण या विभाजन की बात आपको अनुसूची 7 में की गई है। इसको इस तरह से डिटेल में बताती हूँ तब समझ में आएगा दोस्तों। इसको मिटाना पड़ेगा। सातवीं अनुसूची हो गया आपका शक्तियों का पृथक्करण या शक्तियों का विभाजन।
तो यहाँ जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, क्योंकि अगर इन शक्तियों का विभाजन नहीं होता दोस्तों तो केंद्र और राज्य में जो है टकराव की स्थिति बराबर बनी रहती। तो इसीलिए संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि आरंभ में ही जो इनके शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। यानी जो संविधान निर्माता थे, जो हमारे संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, तो उसी समय यह क्लियर कर दिया गया कि केंद्र के पास क्या शक्तियां होंगी, राज्यों के पास क्या शक्तियां होगी, ताकि इन फ्यूचर जो है इनमें जो है टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो इसी वजह से शक्तियों का विभाजन आपको 7वीं अनुसूची में कर दिया गया। इसके तहत जो है केंद्र के अंतर्गत जो शक्तियां दी गई, यानी केंद्र को जिन विषयों पर नियम कानून बनाने का अधिकार दिया गया वो केंद्र सूची के अंतर्गत आ गए। यानी कि विषयों का विभाजन किया गया मूल रूप से कि किन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और किन विषयों पर जो है राज्य सरकार कानून बनाएगी। तो जिन विषयों पर केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया कानून बनाने का उसे केंद्र सूची कहा गया, और जिन विषयों पर जो है राज्य सरकार को अधिकार दिया गया कानून बनाने का तो उसे राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया। तो केंद्र सूची के अंतर्गत जो है आरंभ में दोस्तों यानी मूल संविधान में जो है 97 विषय रखा गया, किंतु अभी जो हम लोग अगर बात करें वर्तमान में तो यह जो है आपका 100 यानी यह विषय जो है 97 से 100 हो गया। राज्य सूची की अगर बात करें दोस्तों तो आरंभ में जो है 66 विषय थे, किंतु अब जो है घट करके 61 हो गया है। और इसके अलावा दोस्तों यानी केंद्र सूची और राज्य सूची के अलावा एक और अन्य सूची है दोस्तों समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत 47 विषय रखे गए, किंतु अब बाद में जो है यह बढ़ करके 52 हो गए। यानी केंद्र सूची में जो है आरंभ में 97 विषय रखे गए, केंद्र को 97 ऐसे विषय दिए गए जिस पर कानून बनाने का हक जो है आपको केंद्र सरकार को दिया गया, किंतु यह जो यानी इन सूचियों में बढ़ोतरी हुई, वृद्धि हुई, यह 97 से 100 हो गई। वहीं राज्यों की अगर बात करें, राज्यों के अधिकारों की बात करें, राज्यों को कितने विषयों पर कानून बनाने का हक मिला, तो यह 66 विषयों पर राज्यों को अधिकार मिला कानून बनाने का, किंतु यह घट करके कितना हो गया बाद में 61 हो गया। और समवर्ती सूची दोस्तों ऐसी सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के जो है कानून बनाएंगे। तो इसके अंतर्गत यानी कि यहाँ पर केंद्र सरकार भी कानून बनाएगी और राज्य सरकार भी कानून बनाएगी, इन दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे। तो इसमें जो है 47 विषय आरंभ में रखे गए, किंतु यहाँ जो बढ़ करके यह विषय 52 हो गया। यानी कि केंद्र सूची में सब्जेक्ट बढ़ गया, आपका विषय बढ़ गया, आपका 97 से 100 हो गया। राज्य सूची में क्या हुआ, विषय आपका घट गया। फिर समवर्ती सूची में यहाँ विषय बढ़ गया। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि इन सब में महत्व किसको दिया जाएगा। तो आप ये एक चीज़ जान लीजिए कि राज्य सूची के जो विषय है वह केंद्र सूची ले सकता है, यानी जरूरत पड़े तो राज्य का जो विषय है उस पर केंद्र सरकार यानी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, किंतु केंद्र सरकार के विषय पर कभी भी राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती है। तो इस मूल अंतर को याद रखिएगा 100%, इससे जो है जोड़ करके प्रश्न पूछा जाता है। और अगर हम लोग समवर्ती सूची की बात करें तो यहाँ पर भी अगर टकराव की स्थिति होती है तो यहाँ केंद्र सरकार को ही जो है प्राथमिकता दी जाती है। अब हम लोग बात करते हैं यानी केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में जान गए। अब हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि केंद्र सूची के अंतर्गत कौन कौन विषय आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत किस प्रकार के विषय आते हैं और जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत किस प्रकार के विषय आते हैं। तो दोस्तों केंद्र सरकार के अंतर्गत आपका जैसे मुद्रा हो गया, विदेशी मामले हो गए, और जनगणना ये सभी विषय, और आपका जैसे कि हाईवे सब हो गया, ये सब जो है आपका केंद्र सरकार के विषय के अंतर्गत आता है। मीन्स इन सब पर जो है केंद्र सरकार को कानून बनाने का हक है।
यानी जनगणना कभी भी आप ये देखिए कि जनगणना जो है केंद्र सरकार की केंद्र सरकार के अंतर्गत विषय आता है। केंद्र सरकार जो है हमेशा जनगणना करवाती है, उसका स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार ही जो है हर 10 वर्ष के बाद जो है जनगणना करवाती है, यानी यह केंद्र सरकार की सरदर्दी है, राज्य का इससे कोई लेना देना नहीं। अंतिम जो जनगणना है 2001 में हुई थी दोस्तों, और अगली जो जनगणना है 2021 में होनी है। तो मूल रूप से जो है केंद्र सूची में ये सब सब्जेक्ट इस तरह के विषय आते हैं। राज्य सूची की अगर हम लोग बात करें तो जैसे पुलिस, ये पुलिस जो है दोस्तों ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, यानी पुलिस से संबंधित जितने भी अधिकार है, जितने भी नियम है, जितने भी कानून है, वह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। पुलिस कितनी रखनी है, उसको किस प्रकार व्यवस्था देना है, उसको किस प्रकार संगठित करना है, उसके वेतन भत्ते, उसकी जिम्मेदारी, उसकी व्यवस्थाएं, सारा कुछ जो है आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसके अंतर्गत शिक्षा जो समवर्ती सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आता है। यानी कि हम लोग जो देखते हैं कि आपका यानी CBSE, तो ये आपका केंद्र सरकार का बोर्ड हो गया। यानी इसके अलावा जैसे राज्य सरकारों के अलग अलग बोर्ड है, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, इन सभी सरकारों के यानी राज्य सरकारों के अलग अलग बोर्ड है। तो ये शिक्षा जो है आपका मूल रूप से जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, और इस पर जो कानून बनाने का आपको यानी केंद्र को भी अधिकार है और राज्य को भी अधिकार है। तो ये दोस्तों ये शक्तियों का विभाजन आपका 7वीं अनुसूची में किया गया, ताकि जो है केंद्र और राज्य के बीच कभी भी जो टकराव नहीं हो। इसके अलावा एक और जो है सूची है दोस्तों, वह है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां। तो ये अवशिष्ट शक्तियां क्या है दोस्तों, इससे जुड़ करके बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत कम जानकारी भी आपको मिलेगा इससे संबंधित। तो दोस्तों ये अवशिष्ट शक्तियां उस प्रकार की शक्तियां हैं, मीन्स जब हमारे संविधान निर्माण हुआ, यानी 1950 में जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण कर लागू किया, तो उस टाइम में यानी संविधान निर्माताओं ने एक चीज़ को ध्यान में रखा कि इन फ्यूचर कभी भी ऐसी परिस्थितियां आ सकती है जो अभी घटित नहीं हुई है, लेकिन बाद में हो सकता है, क्योंकि साइंस तरक्की दिन ब दिन कर रहा है। तो उन लोगों ने, संविधान निर्माताओं ने यह दिमाग में लगाया कि इन फ्यूचर कुछ ऐसी परिस्थितियां आए जो कि अभी हम लोग जिनके बारे में नहीं जान रहे, वो 10 साल, 20 साल, 100 साल, 50 साल बाद वो कभी भी आए, जिनकी जानकारी, जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो उनसे संबंधित जो भी विषय होंगे या जिन पर कानून बनाए जाएंगे, तो वह जो है आपका इस अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आएगा। इसका एक उदाहरण हम लोग इंटरनेट के रूप में भी ले सकते हैं दोस्तों। इंटरनेट यानी कि 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जब हम लोग रिपब्लिक कहलाए थे दोस्तों, तो उस समय इंटरनेट के बारे में किसी को पता नहीं था, यानी संविधान निर्माता हमारे जानते भी नहीं थे कि इंटरनेट क्या है या ऐसा कुछ होने वाला। क्योंकि आज हम लोग इंटरनेट को अच्छी तरह से जान रहे हैं, मीन्स जान क्या रहे हैं, ये लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा कह सकते हैं। इसके बिना मीन्स अगर आपका फ़ोन खो जाता है तो समझिए कि आपको ऑक्सीजन से ज़्यादा आपको फ़ोन की ज़रूरत पड़ सकती है। यानी इतना ज़्यादा लोगों के जीवन में जो है इंटरनेट, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, आपका वाईफाई, ये सब का जो इम्पोर्टेंस बढ़ गया। तो किंतु उस समय जो है, जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था, उस समय इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, किंतु अब लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग यह बन चुका है। तो इसी प्रकार की जो शक्तियाँ, जो विषय थे, उनके बारे में जो है एक अलग सा जो है यानी कि सूची रखा गया, जिससे अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत हम लोग जानते हैं। और इस पर जो कानून बनाने का अधिकार जो है दोस्तों, संसद को दिया गया है। संसद, तो अब कभी भी अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप संसद को ही टिक करना। अगर संसद ऑप्शन में नहीं हो तो वहाँ पर आप केंद्र सरकार को टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र सरकार और संसद दोनों दिया है तो आप संसद को टिक करना। संसद ही इसका, यानी इस पर शक्तियों, इन विषयों पर जो कानून बनाने का हक जो है संसद को दिया गया है। इन सारी बातों का जिक्र जो है आपका यानी अनुसूची 7 में किया गया है, जो शक्तियों के विभाजन के माध्यम से हम लोग जिसको जानते हैं। तो ये हो गया दोस्तों 7वीं अनुसूची।
अब हम लोग जानेंगे 8वीं अनुसूची। और ये 8वीं अनुसूची जो है दोस्तों मानक भाषाओं से संबंधित अनुसूची है। 8वीं अनुसूची जो है दोस्तों मानक भाषाओं से संबंधित अनुसूची, मानक भाषाएं। तो ये मानक भाषाएं क्या है दोस्तों? तो मानक भाषाएं उन भाषाओं को कहते हैं जिसका जो संविधान के द्वारा जो है प्राथमिकता दी गई, संविधान में उनको जगह दी गई है। तो हम लोग जानते हैं कि जो सबसे पहले जो है यानी भारत में जो राज्यों का जो निर्माण हुआ दोस्तों भाषाओं के आधार पर ही किया गया था। और सबसे पहला जो भाषा के आधार पर जो राज्य का निर्माण हुआ वह हम लोग आंध्र प्रदेश जानते हैं। यानी 1953 में जो है आपका आंध्र प्रदेश का सबसे पहले गठन किया गया, अगर राज्यों की हम लोग बात करें भाषाओं के आधार पर। उसके बाद जो है 1956 में जो है 14 राज्य जो है भाषाओं के आधार पर आपके स्थापित किए गए। यानी आपको 1956 में 14 राज्य जो है भाषाओं के आधार पर स्थापित किए गए। इसके बाद दोस्तों एक और भाषा इसमें जोड़ा गया, उसके बाद 3 भाषा जोड़ा गया, उसके बाद 4 भाषा जोड़ा गया। तो ये जो है दोस्तों यानी मूल संविधान में जो है 14 भाषाएं शामिल थी। उसके बाद संविधान संशोधन के द्वारा 1 भाषा जोड़ा गया, उसके बाद फिर 3 भाषा को जोड़ा गया, उसके बाद 4 भाषा को जोड़ा गया। तो ये जो है ये पहली भाषा जो जोड़ी गई दोस्तों, यह 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा 1 भाषा जोड़ी गई जो कि सिंधी के नाम से हम लोग यानी सिंधी भाषा को जो है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद जो है 71वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत ये 3 भाषा को जोड़ा गया। इसमें आपका कोंकणी, मणिपुरी। देखिए दोस्तों राज्य में हमने देखा 6ठी अनुसूची में कि राज्य में मिजोरम दिया हुआ था, वहाँ पर मणिपुर का जिक्र नहीं था, किंतु भाषा में मणिपुर को लिया गया। और एक आपका नेपाली। इन भाषाओं को मानक भाषा के रूप में जो है आपका 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब और इसके बाद 4 जो है भाषा जोड़ा गया, यह है आपका 92 संविधान संशोधन के तहत। इसमें जो है दोस्तों इन 4 भाषाओं में आपका संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। यानी मूल संविधान में 14 भाषाओं को स्थान दिया गया। यानी 14 जो राज्य थे, आरंभ में 14 राज्यों का निर्माण किया गया 1956 में। ये जो है 14 राज्य भाषाओं के आधार पर निर्धारित किए गए। उसके बाद अन्य राज्य भी शामिल किए गए और वो बिना भाषाओं के आधार पर भी शामिल किए गए। तो 14 आरंभ में थे, यानी अनुसूची में, यानी मूल संविधान में 14 मानक भाषाओं को रखा गया। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 3 भाषा और जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा जोड़ा गया। उसके बाद 4 और भाषाओं को जोड़ा गया आपका 92 संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो इन यानी कि कुल मिलाकर जो है अभी हमारे संविधान में जो है 22 भाषाओं को मानक भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो इन भाषाओं का जो जिक्र है दोस्तों 8वीं अनुसूची में किया गया। इनसे जोड़ करके जो है बहुत सारे प्रश्न बहुत से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये जो 8 अनुसूचियां अब तक जो हमने जानी दोस्तों, ये सारी अनुसूचियां जो है हमारे मूल संविधान का हिस्सा है। अब जो है हम लोग 4 अनुसूची जो जानेंगे वो किसी न किसी संशोधन के द्वारा आया है। तो उन 4 अनुसूचियों के बारे में आइए हम लोग जानते हैं। तो 9वीं जो अनुसूची है दोस्तों, वह जो है 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। यानी 9वीं अनुसूची जो है दोस्तों भूमि सुधार से संबंधित है। और यह जो है दोस्तों पहला संविधान संशोधन के तहत जो कि 1951 में हुआ, उसके तहत जो है यह 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। यानी 1950 में तो हमारा संविधान लागू ही किया गया 26 जनवरी 1950 को। उसके अगले ही साल जो है 1991 में जो है
यानी 51 में जो है आपका पहला संविधान संशोधन किया गया। उसके तहत जो है आपको भूमि सुधार का जो है आपका अनुसूची जोड़ा गया। मीन्स हम लोग जानते हैं दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना भी जो है 1950 में की गई और पहली पंचवर्षीय योजना में जो है आपको कृषि को ही जो है मेन टारगेट किया गया। यानी कृषि के विकास, कृषि के उत्थान, कृषि के सुधार का जो है मूल मोटो रखा गया आपका योजना आयोग का। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आपका, अगर आप उसको डीपली पढ़ोगे तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है आपका कृषि के उत्थान पर ही जोर दिया गया। तो वहाँ पर क्या किया गया दोस्तों, कृषि के विकास के लिए जरूरी था भूमि सुधार, क्योंकि उस समय जो है भूमि से संबंधित बहुत सी कुरीतियाँ हमारे समाज में थी। जो भारत जो है कृषि प्रधान देश है और बिना कृषि के विकास के आप अर्थव्यवस्था को आगे नहीं लेके जा सकते। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भी था आपका कृषि का विकास। तो चूंकि भूमि में बहुत सारी व्यवस्थाएं गलत थी, कुरीतियाँ थी, तो उसमें सुधार की आवश्यकता महसूस की गई आपके कृषि के विकास के लिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। तो ये जो है आपकी 9वीं अनुसूची जो है दोस्तों आपका कृषि सुधार से संबंधित है, जो कि आपका पहला संविधान संशोधन वो आपका 1991 में इससे संबंधित यह अनुसूची है। 10वीं अनुसूची में अब हम लोग आते हैं। ये 10वीं अनुसूची भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों, दल बदल। ये दल बदल के कानून से संबंधित है। यानी दल बदल को कानून को जो है गलत साबित कर दिया गया इस अनुसूची के अंतर्गत। यानी कोई भी जो है व्यक्ति आसानी से है जो दल बदल नहीं कर सकता। मीन्स जो है कोई व्यक्ति जीत करके आया किसी पार्टी के नाम से, और वह जो जीतने के बाद कह दे कि नहीं मैं उस पार्टी का नहीं हूँ, मैं उस पार्टी का त्याग करता हूँ, तो वहाँ जो उसकी जीत जो है रद्द कर दी जाएगी। उसकी जीत को जो है गलत घोषित कर दिया जाएगा, उसका सीट ही रद्द हो जाएगा। तो यह दल बदल को है जो है रद्द किया गया आपको 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। यानी आप दल बदल का जो नियम है वह बहुत टफ कर दिया गया, वह आसान नहीं रहा। इसकी जरूरत इसलिए भी पड़ी दोस्तों कि यहाँ यानी ये जो है आपका ये दल बदल का जो है कानून दोस्तों 52वां संविधान संशोधन हुआ आपका 1985 में। तो हम लोग जानते हैं कि 1984 में जो है इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी और 1985 में जो है राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री के पद पर थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि उस समय राजनीतिक परिस्थितियां बहुत उलट पुलट हुई। यानी ऐसी परिस्थितियां बनी कि बहुत सारी मुश्किलें, बहुत यानी हालात ऐसे बने कि वहां पर जो है राजनीतिक स्थिति बहुत बुरी हो गई। तो इस वजह से जो है दल बदल कानून लाने की जो है आपका व्यवस्था आपका 10वीं अनुसूची के अंतर्गत की गई, जो कि 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1985 में की गई। तो दल बदल कानून की जो बात करें हम लोग, जिक्र है जो वह आपका 10वीं अनुसूची में किया गया। अब 11वीं अनुसूची को हम लोग जानते हैं दोस्तों। 11वीं अनुसूची जो है दोस्तों यह ग्राम पंचायत से संबंधित है और यह जो है दोस्तों आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ आपका 1992 में, इसके तहत जो किया गया। तो ये 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई। यानी ग्राम पंचायत के माध्यम से जो है दोस्तों भारत में जो शक्तियों का पृथक्करण किया गया। यानी अगर हम लोग डीपली देखेंगे तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ शक्तियां हैं, चाहे वह गांव में रहता है, शहर में रहता है, वह कहीं भी रहता है। तो मतदान के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से हर व्यक्ति को जो है शक्तियों को यानी सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा जो पहुंचाने का प्रयास किया गया है। यानी प्रत्येक व्यक्ति जो गांव में निवास करता हो या शहर में निवास करता हो उसके पास शक्तियां जरूर है। जैसे ग्राम पंचायत की अगर हम लोग बात करें तो ग्राम पंचायत में आपका यानी गांव का हर व्यक्ति जो है ग्राम पंचायत का सदस्य हो सकता है। कम से कम हर 18 साल का व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य तो हो ही सकता है। और ग्राम पंचायत के सदस्यता की अगर हम लोग बात करें तो 25 साल का व्यक्ति कोई भी जो है ग्राम पंचायत का सदस्य बन सकता है। अब ग्राम पंचायत के अंतर्गत विषयों की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 29 विषय है। यानी 29 विषयों पर जो है कानून बनाने का हक जो है ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत को दिया गया है। उसके बाद जो है 12वां अनुसूची जो है दोस्तों वह है नगर पंचायत। नगर पंचायत से संबंधित
यह है आपका 12वीं अनुसूची। और इसमें जिस प्रकार से ये ग्राम पंचायत के थ्रू जो है ग्रामों की व्यवस्था की गई है, ग्राम के शासन को, ग्राम की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया गया, उसी प्रकार नगर पंचायत नगरों में यानी शहरों में जो नगर पंचायत की व्यवस्था की गई दोस्तों। इसका जो है नगर पंचायत के अंतर्गत जो है आपका 18 विषय रखे गए। और यह जो नगर पंचायत का जो है निर्माण दोस्तों जनसंख्या के आधार पर होता है। मीन्स कभी भी कम जनसंख्या में जो है नगर पंचायत का निर्माण नहीं होता है। जब भी किसी प्रदेश, किसी शहर या किसी क्षेत्र की जनसंख्या अधिक होगी, यानी इसके कुछ मानक होते हैं, उस मानक के अंतर्गत जो है जनसंख्या आती है, तभी ग्राम पंचायत का जो है आपका निर्माण होता है। तो अगर विषयों की बात करें तो ग्राम पंचायत में सबसे ज़्यादा विषय है, यानी नगर पंचायत से ज़्यादा विषय ग्राम पंचायत को है, 29 विषय है, और नगर पंचायत को जो है 18 विषय है। और अगर अनुदान की हम लोग बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा अनुदान आपको नगर पंचायत को दिया जाता है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या अधिक है। और ग्राम पंचायत में विषय अधिक है किंतु अनुदान कम है। नगर पंचायत में अनुदान अधिक है तो वर्क भी यहाँ पे ज़्यादा होता है, जैसे सड़क, सिनेमा, आपका पार्क, बिजली, पानी, इन सब की व्यवस्था जो है नगर पंचायत के द्वारा की जाती है। तो यानी 12वीं अनुसूची जो है आपका नगर पंचायत से संबंधित अनुसूची है। तो कुल मिलाकर हमने दोस्तों 1 से लेकर के जो है 12 अनुसूचियों को आज हमने इसमें जाना, और इनसे जुड़ करके जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो वह भी हम लोग मूल रूप से जो है इनमें प्रश्न सारे आ जाते हैं इन 12 अनुसूची में। तो आइए हम लोग जो है एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं कि इन यानी 12 अनुसूची में हमने क्या क्या जाना। तो पहली अनुसूची में दोस्तों हमने जाना राज्य और उससे संबंधित, यानी राज्य, केंद्र और जो अनुसूची यानी केंद्र, राज्य और जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में हमने जाना। दूसरी अनुसूची जो है वेतन और भत्तों से संबंधित थी। तीसरी जो अनुसूची है दोस्तों वह जो है तीसरी अनुसूची हमने देखा कि शपथ ग्रहण से संबंधित है। चौथी जो है राज्यों के राज्यसभा में जो है सीटों को लेकर के थी। पांचवी अनुसूची जो है अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित थी। छठी जो अनुसूची थी वह अनुसूचित जनजाति से संबंधित थी। 8वीं जो अनुसूची थी दोस्तों उसमें हमने भाषाओं के यानी मानक भाषाओं के बारे में जाना। 9वीं अनुसूची में हमने जो है भूमि सुधार के बारे में जाना। 10वीं अनुसूची यानी 10 से 10वीं और 10 से दल बदल, तो इसको याद भी आसानी से कर सकते हैं। तो 10वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, दल बदल। 11वीं अनुसूची आपका ग्राम पंचायत से थी, और 12वीं अनुसूची जो आपका नगर निगम से संबंधित थी। तो मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूचियां थी, और 4 अनुसूची जो है आपका अमेंडमेंट यानी संशोधनों के द्वारा जो है लागू किया गया। तो कुल मिलाकर जो हमने अनुसूचियों से संबंधित सारी बातों को जान लिया दोस्तों, जिससे संबंधित जुड़ करके प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अगली क्लास में जो है हम लोग फिर किसी पॉलिटी की सीरीज को लेकर के, फिर किसी पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर से हम लोग जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखने के लिए और देवी स्टडीज से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।